हेलो बच्चों, आप सभी का कटारिया क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। आप सभी लोग बहुत ही सहयोग दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, लाड दुलार दे रहे हैं। ऐसा ही सहयोग, लाड दुलार, प्यार चाहिए आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों को इस चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को शेयर नहीं किया है तो आप सभी लोग फटाफट जाकर के इस चैनल को शेयर कर दें और वीडियो को भी आप सभी लोग अपने दोस्तों और मित्रों तक शेयर कर दें। आने वाला जो बड़ा एग्जाम है आपका RO APS, ये दो एग्जाम अभी हाल फिलहाल लगे हैं। फिर आपका यूपी PCS 2024 आएगा, क्योंकि 23 का एग्जाम हो चुका है। अभी सितंबर से इसकी मेंस की पेपर होंगे या मेंस लगा हुआ है, तो आप सभी लोग उसको भी ध्यान में रखते हुए और कुछ टॉपिक जैसे मैं आज लेकर आई हूं, भारत की प्रमुख जनजातियां मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और यहां से प्रश्न बनता ही बनता है। कभी कभी तो यहां से मिलान करने के लिए प्रश्न आते हैं। आखिरकार इन जनजातियों कितने, भारत में कितने प्रतिशत जनजातियां हैं, किस राज्य में कौन सी जनजाति पाई जाती है, ये भी तक प्रश्न बनकर आता है। तो कभी कभी अलग अलग पढ़ाया जाता है। मैं तो आपको पूरा एक साथ लेकर आई हूं, भारत की प्रमुख जनजातियां। ये आपके दो पार्ट में, मैं पहले बता दूं, दो पार्ट पर वीडियो होगा और दोनों पार्ट थोड़ा लंबे लंबे होने वाले हैं। लेकिन अगर आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक क्लास को देखा तो फिर आपको डाउट नहीं रहने वाला है और आप अपनी जनजातियों से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन, आपका कोई भी छूट नहीं सकता है। ये गारंटी ली जाती है, क्योंकि बात और चीज मैं वही देती हूं जो मैं खुद आपको साबित करके दिखाऊं कि हाँ, यहां से प्रश्न आते ही आते हैं। कभी कभार हो जाता है कि एक आध चीजें उलट फेर हो जाती हैं, उसकी चर्चा पर चर्चा। वो तो एक, अगर मैं मनुष्य हूं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ होगा। अगर आप चाहते हैं कि कुछ ना इधर उधर हो तो फिर मनुष्य किस काम का, है ना। अगर आपसे गलतियां नहीं हो रही इसका मतलब आप निष्क्रिय हैं, आप उदासीन हैं। अगर आपसे गलतियां हो रही हैं, बार बार गलतियां हो रही हैं, इसका मतलब एक आप सामान्य मनुष्य या यूं कहें कि एक आप समझदार मनुष्य हैं। मतलब आप खतरा लेने के लिए अपने आप को मोल देते हैं कि नहीं, मैं खतरा उठाऊंगा, होगा जो होगा देखा जाएगा, एग्जाम मैं दूंगा, अगर हो जाता है तो अच्छी बात, नहीं तो अगली बार के लिए ये मेरा अनुभव और मेरी मेहनत अगले एग्जाम के लिए काम आएगी। ये बिल्कुल श्योर रहता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। कहते हैं, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। अरे थक कर न बैठो मंजिल के मुसाफिरों, ये मंजिल भी मिलने वाला है और मंजिल मिलने का अपना अलग मजा आने वाला है। अब बात करते हैं आपकी भारत की प्रमुख जनजातियों की। ये जो जनजातियां है ना, ये वाली जो जनजातियां हैं, आपको दिख रहा होगा, ये अन्य अन्य प्रकार की जनजातियां यहाँ पर दिखाई गई हैं, ठीक है ना। अब जनजातियां क्यों जनजातियां हैं भारत में, है ना, ये प्रश्न आप कर सकते हैं। कहां पर इनको कहा गया है कि भारत की जनजातियां होंगी? यहां तक कि संविधान में भी जनजातियों की चर्चा की गई है और आपके जागरफी में भी आपके चर्चा की गई जनजातियों के बारे में। सोचो, ये इतनी महत्वपूर्ण है कि दो दो मेन आपके सब्जेक्ट पर ये टॉपिक बनकर आता है, ठीक है ना। आपके ज्योग्राफी में भी है और आपके, आप कहेंगे तो पॉलिटी में भी है, ठीक है ना। तो दोनों चीजें आप देख सकते हैं। आज यहाँ पर हम जनजातियों के बारे में बातचीत करने वाले हैं। किसके बारे में? जनजातियों के बारे में। तो ये आपकी प्रमुख प्रमुख जनजातियां हैं जिनको दिखाया गया है। कोई नग्न रहना चाहता है, कोई कम कपड़ा पहनना चाहता है, कोई बड़ी सजावट के साथ रहना चाहता है, एकदम बढ़िया से कपड़ा अपड़ा पहनती हैं ना। महिलाएं ज्यादा इनमें भाग भी लेती हैं और उत्सुकता भी रहती है इन्हें कपड़ा अपड़ा पहनने के लिए ना। मतलब इन्हें गहना पहनने की बड़ी शौक रहती है। तो आज हम बात करने वाले इन्हीं जनजातियों के बारे में। अगर बार बार मैं ये बात कहती हूं कि अगर आप RO APS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको APS और RO में यही सिलेबस देखने को, जो आपका GK GS आता है वो यही है। आइए चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो जो आपकी प्रजाति या जनजातियां हैं इनके बारे में अब पहले थोड़ा सा डिटेल है, थोड़ा सा डिटेल नहीं है, क्योंकि ये डिटेल में ही क्लास खत्म हो जाने वाली है और कल आपको हम PYQ या MCQs लेकर आएंगे। तो पहली क्लास डिटेल के साथ और दूसरी क्लास आप सभी के बीच में क्या रहेगा, तो MCQs रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला ही लिखा गया है कि भारतीय संविधान, देखो संविधान की बात की गई है, भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति
को परिभाषित नहीं करता है, कहीं पर भी परिभाषा नहीं दी गई है। आगे कहा गया है कि ये ही जनजाति होगी, यही आपकी अनुसूचित जनजाति होगी, ठीक है ना। संविधान के अनुच्छेद 366 मतलब 366 के पार्ट 25 के अनुसार अनुसूचित जनजाति उन समुदायों को कहा गया है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किए गए हैं। अधिसूचित कौन करता है? आपके राष्ट्रपति जी करते हैं। अंतिम निर्णय आपके राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का होता है। और वर्तमान में आपकी भारत की प्रेसिडेंट कौन है? तो आप कहेंगे द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं, याद रखिएगा। तो अब जो जनजातियां हैं इनकी बात कहां की गई है? तो आर्टिकल 342 की बात कर रहे हैं। कहां तक? ये जनजातियों का जो पार्ट है ना, विशेष इनको वर्गों के विशेष उपबंध भी दिए जाते हैं, तो इसी के अंतर्गत अभी चर्चा करेंगे। और यहाँ पर ये संविधान का भी पार्ट है, तो संविधान में भी इसको अलग से और विस्तार रूप से पढ़ाया जाएगा। अभी सिर्फ आप जाने कि आर्टिकल 342 में के तहत अधिसूचित किए गए। इनके अलग अलग, एससी का अलग आयोग है और एसटी का अलग आयोग हो चुका है। तो ये संविधान की बात है, वहां पर मैं आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगी। अगला कहा गया है, भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास को आधार बनाया गया है। अगर पूछा जाए कि जनजातियों के निर्धारण के लिए क्या विशेष है, तो उनकी सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास को आधार बनाया गया है। अगर मैं अपने भारत से जनजातियों को समाप्त करना चाहूं तो हमारी सांस्कृतिक ही या हमारी संस्कृति ही समाप्त हो जाने वाली है। इसलिए हम लोग इनको आरक्षण, संरक्षण सभी प्रदान करने का प्रयास करती है भारत सरकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे कहा गया है कि जनजाति क्षेत्रों के अनुसार देश को 7 हिस्सों में बांटा गया है। अब किसके? तो जनजातियों के क्षेत्रों के अनुसार, जनजाति क्षेत्रों के अनुसार भारत को, हमारे संपूर्ण भारत को 7 हिस्सों में बांटा गया है। तो पहला हिस्सा आता है उत्तरी क्षेत्र, आपका उत्तर वाला क्षेत्र। फिर दूसरा आता है पूर्वोत्तर क्षेत्र, मतलब आपका उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र। तीसरा आता है पूर्वी क्षेत्र, मतलब अरुणाचल प्रदेश वाला। और चौथा आता है आपका मध्य क्षेत्र, तो मध्य वाला भाग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मतलब झारखंड वाला। पश्चिमी क्षेत्र जैसे आपके गुजरात वाला क्षेत्र, इधर वाला। दक्षिणी क्षेत्र जैसे आप कह सकते हैं तमिलनाडु, केरल वाले क्षेत्र की बात की जा रही है, कन्याकुमारी तक। और द्वीपीय क्षेत्र जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात की जा रही है। तो जनजातियों के अकॉर्डिंग हमारे भारत को 7 प्रमुख भागों में बांटा गया है। कितने? 7 प्रमुख भागों में बांटा गया है। इसको आप ध्यान से याद करके रखिएगा, कभी कभी ये प्रश्न बना दिया जाता है। कहा गया संविधान में भारत में कुल जनजाति या जनसंख्या, इनकी कितनी जनसंख्या की? भारत में कुल जनसंख्या का, भारत में कितनी? 121 करोड़ की जनसंख्या है लगभग, है ना। अभी तो वर्तमान में और अधिक हो चुकी है, लेकिन 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग और 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर बात की जा रही है। तो लगभग भारत में कुल जनसंख्या की 8.6%, कितना? 8.6% जनजातियां पाई जाती हैं। कितनी? 8.6% जनजातियां निवास करती हैं हमारे भारत में, याद रखना। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या क्रमशः कहां पर है? तो इनकी सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है। तो ये 3 आपको याद करना है कि सर्वाधिक जनसंख्या जनजातियों की कहां पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश आपका बीच वाला क्षेत्र जहां से कर्क रेखा जाती है, ठीक है ना, आपकी भारतीय मानक समय रेखा भी जाती है मध्य प्रदेश से। और उसके जस्ट इधर आएंगे पश्चिम की तरफ तो आपका महाराष्ट्र दिखेगा, और जस्ट उधर जाएंगे पूरब में थोड़ा सा नीचे तो आपको उड़ीसा भी दिखेगा, ठीक है ना। तो आपको 3 राज्य याद करना है कि यहाँ पर सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं। कहां पर? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। याद करके डाउनलोड करके अपने दिमाग में जाइएगा, और ये लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, नई दिल्ली, पुदुचेरी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और आपके पुदुचेरी में जनजाति समुदाय नहीं पाया जाता है। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कहां पर सर्वाधिक है और कहां पर पाया ही नहीं जाता है।
तो सबसे पहले आप बताएंगे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, नई दिल्ली या दिल्ली और पुदुचेरी। तो आपको ये 5 है, जो आप 5 में से आप 3 आपके क्या है, तो 3 आपके केंद्र शासित प्रदेश ही हैं और 2 आपके राज्य हैं। तो अगर राज्यों में पूछे तो पंजाब और हरियाणा, और अगर केंद्र शासित प्रदेशों में पूछे तो आपका दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी है। ठीक है ना, याद रहेगा ना, याद करके रखो। ठीक है ना, तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा में। क्रम दिमाग में बैठाओ कि सबसे पहले बीच में सबसे ज्यादा है, फिर आपके पश्चिम वाले क्षेत्र के अंतर्गत महाराष्ट्र में, फिर आपके पूरब वाले क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक है उड़ीसा में। ठीक है ना, तो ये 3 क्रमशः है। अब पूछा जा रहा है कहां नहीं जनजातियां पाई जाएंगी, तो पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, नई दिल्ली में, पुदुचेरी में। 3 आपके केंद्र शासित प्रदेश है, 2 आपके राज्य है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, समुदाय नहीं पाए जाते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा, भारत का, संपूर्ण भारत की बात कर रहे हैं, भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है, तो भील निकल कर आया। लेकिन किसके अकॉर्डिंग, वर्ष 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाएगा तो आपको ऑप्शन में यही लगाना है। तो कौन सी जनजाति है, तो आप कहेंगे जनजाति समूह या ग्रुप सबसे बड़ा किसका है, तो भील जनजाति का है। ठीक है ना, इसकी जनसंख्या लगभग 1,70,00,000 के एवब है। कितनी, 1,70,00,000 के एवब है। ठीक है, गोंड जनजात समूह जनसंख्या 1,30,00,000 की दृष्टि से दूसरा, तो सबसे पहला भील, दूसरा कौन सा आया, गोंड। ठीक है ना, गोंड जनजाति। अभी इनकी अलग अलग भी चर्चा करेंगे कहां कौन सी पाई जाती, पहले आप ग्रुप जान लीजिएगा। तो सबसे बड़ा भारत में अगर कोई ग्रुप है तो आपका भील जनजाति का है, और दूसरा सबसे बड़ा अगर कोई ग्रुप है अगर जनजातियों का, तो वो आपका गोंड जनजाति का है। ठीक है ना, किधर से दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह है। इसी प्रकार तीसरा एवं चौथा, तो तीसरा सबसे बड़ा आपका संथाल पाया जाता है। आपकी वर्तमान में राष्ट्रपति जी संथाल जनजाति से संबंधित है, पूछा जा सकता है प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और चौथा सबसे बड़ा आप देखेंगे तो नैकदा है। कौन सा, नैकदा है। और 5वें नंबर पर उरांव आता है। कौन सा आता है, उरांव आता है। जनसंख्या नहीं पूछी जाती कि आप बताने लगे 3 लाख, 3 लाख होगा ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना, तो 3,68,000 ना, 3 लाख नहीं, 36,82,992। ठीक है, अब तो आपसे संख्या नहीं पूछी जाए, आपको याद रखना है। तो सबसे बड़ा समूह भील, दूसरा गोंड, तीसरा मैंने क्या बताया, तो आप कहेंगे तीसरे नंबर पर आपका कौन आ रहा है, तो तीसरे एवं चौथे नंबर पर, तीसरे में संथाल आता है, और चौथे नंबर पर आपका नैकदा आता है, और 5वें नंबर पर आपका उरांव आता है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, और याद करना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ते हैं, जनजाति समूह है, तो 5 मैंने समूह बता दिए। भील, लिख लो भाई, भील, गोंड, संथाल, नैकदा, उरांव, ये 5 नंबर तक आपको याद करके रखना ही रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे कहा गया भारत की प्रमुख जनजातियां। अब देखिए एक एक करके हम यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, पहले रिकॉल कर लो फटाफट। मैंने कहा कि इसका आर्टिकल 366 के अनुसार जो पार्ट 25 है उसके अनुसार इनको अधिसूचित किया गया है, और आर्टिकल 342 के अकॉर्डिंग इन्हें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची में रखा गया है। ठीक है ना, अनुसूचित जनजातियों की बात हो रही, जनजाति रखा गया है। ठीक है ना, ये संविधान की बात है, संविधान में भी बताएंगे ये कहाँ कहाँ आएंगी, अनुसूचित जाति, SC ST। ठीक है ना, यहाँ पर तो जनजातियों की बात हो रही। ठीक है, तो आगे कहा गया है कि आपकी, और फिर मैंने बताया कि भारत में सबसे अधिक जनजाति समूह कहाँ पाए जाएंगे, तो मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा में। ठीक है ना, और मैंने कहा कहाँ नहीं पाए जाएंगे, तो ये याद रखना है, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, इन दोनों की राजधानी है चंडीगढ़, और जस्ट बगल में आपकी दिल्ली है। अब केवल एक इतर है, वो है आपका पुदुचेरी। ठीक है ना, तो एक इतर वाला याद रख लो, और चारों आसपास ही है ना। 3 तो एक से रिलेटेड है कि हरियाणा, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है तो वो है, और बगल में आपका दिल्ली है तो वो है। 4 ऐसे, और पुदुचेरी आपका दूर है इसलिए। ठीक है, ऐसे आगे आते हैं। और मैंने बताया कि कौन सा समूह सबसे बड़ा है, तो भील है, दूसरा आपका गोंड है, तीसरा आपका संथाल है,
चौथा आपका नौकदा है और पांचवा आपका उरांव है। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखें। आता है भारत की प्रमुख जनजातियां, कहा गया थारू जनजाति। कहा गया थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र एवं बिहार के तराई क्षेत्र में निवास करती है। जो आपकी थारू जनजाति है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के गोरखपुर में है। कहां पर? गोरखपुर इसका मेन है, उत्तर प्रदेश का तराई वाले क्षेत्र, और उत्तराखंड के नैनीताल जिले में, और बिहार के भी तराई क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ये हिंदू धर्म मनाते हैं, ये हिंदू धर्म मानते हैं या मनाते हैं, या हिंदू धर्म ये अपनाए हैं। तो थारू जनजाति के लोग हिंदू धर्म मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि थारू जनजातियां दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती हैं। जो आपकी थारू जनजातियां हैं, जो हम लोग दीपावली को बड़े उल्लाह के साथ मनाते हैं, हंसी खुशी उत्साह के साथ मनाते हैं, इन्हें ये शोक के रूप पर या शोक पर्व के रूप में मनाते। इनमें संयुक्त परिवार की प्रथा है। थारू किरात वंश के माने जाते हैं। अब आपसे यहां से बस 2 से 3 प्रश्न बनकर आता है कि थारू जनजाति कहाँ निवास करती है, तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में, और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर क्षेत्र में आती है, तराई क्षेत्र में, और बिहार के तराई क्षेत्र के अंतर्गत। ये किस त्योहार को शोक पर्व मनाती है? दीपावली को। ये किस वंश के है पूछा जाता है, थारू जनजाति किस वंश की है? किरात वंश की है। कहाँ की है? किरात वंश की है, याद रखना। यहां तक हो गई। कहा गया थारू जनजाति उत्तराखंड की, कहाँ की? उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। कैसी? उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू जनजाति। आगे बढ़ते हैं। भोटिया, यह जनजाति उत्तराखंड की पहाड़ियों में एवं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। भोटिया मंगोल प्रजाति की है। कौन सी प्रजाति की? इंपॉर्टेंट है। तो भोटिया आपकी मंगोल प्रजाति की है। कहां पर है? तो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र। क्यों बार बार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड साथ आता है? आता इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश का ही भाग था उत्तराखंड, और उसको काट करके 9 नवंबर 2000 में बनाया गया है। इसलिए जहां जहां उत्तराखंड आएगा लगभग उत्तर प्रदेश भी चिपका रहेगा। ठीक है ना। तो भोटिया जनजाति, कहा गया भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। क्या करती हैं? ऋतु प्रवास करती हैं। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपसे, क्योंकि यही एक ऐसी जनजाति है जो ऋतु प्रवास करती है। ठीक है ना। तो पूछा जाता है आपसे प्रश्न कि ऐसी निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जो ऋतु प्रवास करती है, तो आपको बताना पड़ेगा भोटिया जनजाति है। ठीक है ना, जो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में, उत्तर प्रदेश के तराई के क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है ना। भोटिया किस प्रजाति की हैं? तो आप कहेंगे मंगोल प्रजाति की हैं। देखो प्रजातियां कैसी, प्रजाति बड़ी होती है और जनजाति छोटी होती है। जैसे आप लोग है ना कहे ना धर्म किस धर्म में आता है, तो ये प्रजाति हैं। किस प्रजाति के अंतर्गत आई? तो मंगोल प्रजाति के अंतर्गत आती है। आगे कहा गया भूटिया जनजाति। अब आया भूटिया जनजाति सिक्किम, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा में पाई जाती है। तो भूटिया जनजाति और भोटिया जनजाति में अंतर है। भूटिया अलग है, भोटिया अलग है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। कहा गया है जौनसारी उत्तराखंड में स्थायी निवास करने वाली कृषक लिए जनजाति है। कृषक के लिए, यहाँ पर लिख लो कृषक के लिए या कृषक की जनजाति है ना। तो जौनसारी आपके उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं, निवास करने वाली कृषक जनजाति है। कैसी? मतलब ये लोग कृषि करते हैं, कृषक जनजाति है। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कृषक जनजाति के अंतर्गत आती है, तो जौनसारी आती है। इंपॉर्टेंट है। कहा गया यह जनजाति उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। इनमें बहुपति नया विवाह प्रथा, बहुपति विवाह प्रथा पाया जाता है। कौन सा? बहुपति विवाह प्रथा पाया जाता है। तो बहुपति विवाह प्रथा का मतलब क्या है? जैसे कोई महिला अगर जौनसारी जनजाति की है और वो महिला किसी एक व्यक्ति से शादी करती है, एक व्यक्ति से, अब शादी तो एक ही व्यक्ति से होती है ना, लेकिन इन लोगों में बहुपति प्रथा होती है। अगर उनके जिनसे मेन शादी की है मान लो, और वो 6-7 भाई हैं, तो उन 6-7 भाइयों की ये पत्नी मानी जाएगी। ठीक है, बहु प्रथा का मतलब यही होता है कि उस घर के
जो भी भाई वहां के उनके होंगे तो उनकी भी वो पत्नी मानी जाएगी या उनसे भी उनका ब्याह होगा। ठीक है ना। आप ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे ना, लेकिन इनकी प्रथा है। ये कोई ऐसा नहीं कि ये जानबूझकर, इनकी प्रथा है ऐसी। ठीक है ना। देखो आगे इसीलिए बताया गया प्रथा पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे का बुक्सा जनजाति। बुक्सा यह जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी एवं गढ़वाल जिले क्षेत्र में मुख्य रूप से तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है। इन जनजातियों में अनुलोम व प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। बुक्सा जनजाति राजपूत वंश से संबंधित, किससे? राजपूत वंश से। तो आपकी जो बुक्सा जनजाति है ये आपके उत्तराखंड, देखो उत्तराखंड में पाई जा रही है, नैनीताल के पौड़ी जिले में और गढ़वाल जिले में, और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है। तो आप कहेंगे बुक्सा जन। इनमें अनुलोम विलोम और प्रतिलोम विवाह होता है। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह क्या होता है? अनुलोम जो विवाह होता है इसमें जो पुरुष होता है ये उच्च जाति का होता है और जो महिला होती है वो निम्न जाति की होती है। इसे कहते हैं अनुलोम विलोम विवाह, अनुलोम विवाह कहते हैं। इसमें क्या होगा? पुरुष जो होगा वो उच्च जाति का होगा, मतलब उच्च जनजाति का होगा, और जो महिला होगी वो निम्न जनजाति की होगी। और जो प्रतिलोम विवाह होता है इसमें महिला उच्च जनजाति की होती है और पुरुष निम्न जनजाति का होता है। ठीक है ना। तो इनमें क्या होता है? अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह का प्रथा प्रचलित है। बुक्सा आपके राजपूत वंश से संबंधित है, ये जरूर याद करके रखना। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। आगे आता है राजी। यह जनजाति उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। स्थानीय रूप में इन्हें कहा गया बनरौत भी कहा जाता है। क्या? बनरौत भी कहा जाता है। इनका धर्म हिंदू है। इन जनजातियों में कृषि की झूमिंग प्रथा अति प्रचलित है। तो राजी जनजाति जो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ये क्या करती है? निवास करती हैं। इनका दूसरा नाम बनरौत भी है। क्या है? बनरौत भी है। और ये हिंदू धर्म को मानती। कौन सी धर्म को? हिंदू धर्म को। और ये लोग क्या करते हैं? राजी लोग झूमिंग कृषि करती हैं। कैसी? झूमिंग कृषि या इसी को स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। मतलब एक स्थान से झूम करके यहाँ घूमी फिरी, जब मन भर गया तो यहाँ की, मन भरने का मतलब कि यहाँ की उपज खत्म तो आगे वाले में चली गई, है ना। और ये क्या करती है? झूमिंग कृषि अति प्रचलित है, इंपॉर्टेंट है। कहा गया है खरवार जनजाति। खरवार और खैरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर और वाराणसी एवं सोनभद्र जिलों में निवास करती है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको पर्टिकुलर जिला बताया गया है कि किस किस जिले में है। तो आपको याद रखना है कि खरवार जनजाति है। खैरवार जनजाति किन किन कहां पर? तो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले पर, बलिया जिले पर, गाजीपुर जिले पर, वाराणसी और सोनभद्र जिले में निवास करती हैं। इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। ये कहा गया ये स्वभाव से अत्यंत क्रोधी एवं शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। इन्हें आप अगर क्रोध दिलाएं तो आप बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच जाती है ना। तो ये अत्यंत क्रोधी होती हैं और बड़े मजबूत, मतलब अगर इनसे 50-50, 60-60 किलो उठवा कर भिजवा दिया जाए कहीं तो ये लेके चले जाएंगे। एकदम छोटे ढीलों के और एकदम मजबूत टाइप के होते हैं ना। ठीक है। कहा गया ये उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। तो मैम सबसे बड़ी जनजाति क्यों? कौन सी है? धैर्य रखिएगा, आएगा प्रश्न। ठीक है ना। तो ये उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है खारवार। कौन सी? खरवार दूसरी है, सेकंड। ठीक है ना। दूसरी बड़ी जनजाति ये बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में भी पाए जाते हैं। तो बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में भी ये जनजाति खरवार जनजाति पाई जाती है। ठीक है ना। कहा गया गद्दी। यह जनजाति, अब यहां से दूसरा है ना, गद्दी। कहा गया गद्दी यह जनजाति जम्मू कश्मीर, लद्दाख में निवास करती है। धौलाधर श्रेणी, मैंने आपको श्रेणियां याद करवाई थी, अगर आप भूल रहे हैं तो फिर ये आपकी गलती है। क्लास को आप सभी लोग फटाफट सेशन को शेयर जरूर करते रहा करें। देखो मैंने कहा था जास्कर श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख जे श्रेणी, जास्कर श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, है ना, पीर पंजाल श्रेणी पहले आएगा, उसके बाद धौलाधर श्रेणी। तो ये धौलाधर, तो आपकी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी। तो धौलाधर श्रेणी में गद्दी जनजाति प्राचीन जनजाति है। तो जनजाति जो है ये धौलाधर श्रेणी में प्राचीन जनजाति में से है। कैसी?
प्राचीन जनजाति है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद करके आप इसको रखिएगा। कौन सी है, तो आप कहेंगे गद्दी जनजाति, ठीक है। कहा गया प्राचीन जनजाति है जिसकी जनसंख्या लगभग 1.5 लाख से अधिक है। गद्दी स्वयं को कहा गया गढ़वा या राजस्थान शासकों के वंशज बताते हैं। कहा के गढ़वा या राजस्थान शासकों के वंशज को बताते हैं या जताते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि धौलाधर श्रेणी की मुख्य जनजातियों में गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल और लाहौली, बारी प्रमुख है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा, तो गद्दी तो है ही, लद्दाखी भी है, गुज्जर भी है और बकरवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको याद करके रखो। किस श्रेणी में आती है, धौलाधर श्रेणी के अंतर्गत। किसमें, धौलाधर श्रेणी के अंतर्गत ये पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। आगे आता है गोंड जनजाति। गोंड, ये गोंडवाना लैंड के मूल निवासी हैं। कहाँ के, गोंडवाना लैंड के ये मूल निवासी हैं, जिस कारण इन्हें गोंड कहा जाता है। यह जनजाति समूह बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात में पाई जाती है। ये लोग मुख्यतः आखेट तथा मछली पर निर्भर, आखेट का मतलब शिकार पे, आखेट शिकार और मछली पर निर्भर रहते हैं। इनका जो मुख्य कहा गया कि इनका कार्य क्या है, तो शिकार करते हैं और मछली पकड़ते हैं, इनका कार्य होता है। तो कौन सी है, तो आप कहेंगे गोंड जनजाति है, ठीक है। गोंड जनजाति कहा गया स्थानांतरित कृषि भी करते हैं, मतलब झूमिंग कृषि करते हैं। गोंड लोग कम वस्त्र पहनते हैं। कैसे, कम वस्त्र पहनते हैं, परंतु स्त्रियों को आभूषण पहनने का बड़ा शौक है। इन्हीं की चर्चा मैं कर रही थी, है ना। कहा गया बड़ा शौक है। कहा गया पशु बलि इनकी महत्वपूर्ण प्रथा है। क्या, पशुओं की बलि देना इनकी महत्वपूर्ण प्रथा है, ठीक है। गोंड जनजाति समूह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। आया ना निकल करके, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह गोंड जनजाति है। कौन सी है, गोंड जनजाति, इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आती है आपकी भील। कहा गया भील शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के विल्लोवर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है धनुषकारी। क्या अर्थ है, धनुषकारी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। कहा गया यह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति की है। कौन, ये वाली, तो भील जनजाति कहा गया यह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति की है। यह जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित मतलब राजस्थान प्रांतों में अधिवासित है। भीलों की संस्कृति घूमर नृत्य का विशेष महत्व है। अगर पूछा जाए कि आपकी भील जनजाति, तो भील जनजाति कैसी है, कई जगह पाई जाती है और ये क्या करते हैं, घूमर नृत्य के लिए प्रचलित या विशेष रूप से जाने जाते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए भील शब्द कहाँ से लिया गया, तो तमिल भाषा के कहा गया विल्लुवर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ धनुषकारी होता है। क्या होता है, धनुषकारी। आपसे पूछ सकता है, अर्थ भी पूछ सकता है कि इसका अर्थ क्या होता है, धनुषकारी होता है, ठीक है। आगे अगर प्रजाति पूछे तो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति की है। आगे आता है संथाल। कहा गया यह जनजाति समूह संथाल परगना क्षेत्र जो आपके झारखंड के अंतर्गत आता है के निवास है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार संथाल लोग बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में निवास करते हैं। इनकी शारीरिक रचना द्रविड़ लोगों से मिलती है। इनका मुख्य आहार चावल है। तो आपसे पूछा जा सकता है संथाल जनजाति, आपकी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो भी संथाल जनजाति से निवास करती हैं, आदिवासी मानी जाती है, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित है या विराजमान है, आप सभी लोग जानते हैं, वो भी संथाल जनजाति से ही है, ठीक है ना। तो कहां पर, झारखंड। ये इनका जो संथाल परगना क्षेत्र है वो झारखंड के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। और 2011 के अनुसार संथाल लोग बिहार में भी, त्रिपुरा में भी, पश्चिम बंगाल में भी, झारखंड, उड़ीसा में भी निवास करते हैं। इनकी शारीरिक रचना द्रविड़ लोगों से मिलती है। इनका मुख्य आहार चावल। द्रविड़ लोगों से मिलने का क्या मतलब है, थोड़ा समझा दीजिएगा। द्रविड़ लोगों से मिलने का मतलब है कि जैसे थोड़ा सा सौंलापन आना, है ना, सौले होते हैं, मजबूत होते हैं, दिमागदार होते हैं, उस तरह, तो वही मतलब है, ठीक है ना। तटस्थ होते हैं एकदम ना, एक अच्छी खासी उम्र में भी ये लोग तटस्थ रहते हैं। द्रविड़ लोगों को देखिएगा कभी। आगे आपकी जनजाति आती है
कहा गया मुंडा जनजाति। कौन सी? मुंडा। यह जनजाति झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा एवं बिहार राज्यों में निवास करती है। मुंडा जनजाति अनेक त्योहार मनाती है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, जैसे कहा गया कि आपका भागे, फागु, कर्मा, सरहुल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सरहुल, कहा गया सोई रही प्रमुख है। सरहुल त्योहार मार्च अप्रैल के माह में के दौरान मनाया जाता है। यह एक तरह से फूलों का त्योहार है। जैसे हम लोग फूलों की होली खेलते हैं, वैसे ये लोग सरहुल त्योहार मनाते हैं। कौन सी जनजाति? मुंडा जनजाति के लोग। तो मुंडा जनजाति कई राज्यों में पाई जाती है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, न छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा में। और ये लोग सरहुल त्योहार, कई त्योहार मनाते हैं, लेकिन सरहुल त्योहार ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो मार्च और अप्रैल माह के दौरान मनाया जाता है। और यह एक फूलों का त्योहार है। इसमें जैसे आपका भागे, फागु, कर्मा भी याद रखिएगा ना, या इंपॉर्टेंट है। आगे आता है कोरवा जनजाति। कोरवा जनजाति मुख्यतः झारखंड एवं छत्तीसगढ़ के में पाई जाती। कहां पर? झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती। इंपॉर्टेंट है, पाई जाती। यह जनजाति मुख्यतः जंगली कंदमूल एवं शिकार पर निर्भर है। कुछ कोरवा कृषक भी हैं। देखो, ज्यादातर तो कंदमूल ही खाते हैं। कंदमूल में मतलब जंगलों में रहकर कंदमूल खाते हैं, है ना। कंदमूल फल भी एक आता है ना, कंदमूल का मतलब उखाड़ के चीजें खाते हैं, जैसे गाजर, मूली, इस तरह कंदमूल आते हैं ना, कंदमूल। और शिकार करते हैं ना, शिकार भी करते हैं, शिकार पर भी मतलब शिकार करके उनको मार के खाते हैं। और कुछ कोरवा जनजाति कृषक है, मतलब कृषि भी करते हैं। आगे आता है कोल जनजाति। कौन सी? कोल जनजाति। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में निवास करने वाली कोल जनजाति, इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि है। क्या है? कृषि है। कहा गया मंगनियर राजस्थान के रेगिस्तानियों में निवास करती है। यहां से अलग हो गई। कौन सी? तो आप कहेंगे मंगनियर राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाली मुस्लिम जनजाति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी तक आपको एक भी मुस्लिम जनजाति नहीं मिली थी, लेकिन आपको मंगनियर जनजाति जो राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करती है, वो मुस्लिम जनजाति है। यह जनजाति अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी ये काफी संख्या में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया खासी जनजाति। खासी जनजाति मुख्यतः उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे उत्तर पूर्वी, देखो भूगोल की भाषा में, जाग्राफी की भाषा थोड़ी सी टिपिकल है, तो जाग्राफी की भाषा में कहीं कहीं पूर्वोत्तर दे देता है, नहीं तो ये उत्तर पूर्वी ही लिखा जाता है। उत्तर पूर्वी। मेघालय, असम, मिजोरम में निवास करती हैं। कौन सी? खासी जनजाति। यह जनजाति झूमिंग कृषि करती है। कैसी? झूमिंग कृषि करती है। टोडा यह जनजाति अब यहां से अलग हो गया। टोडा, कई बार मैंने बताया कि आपके टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है, ठीक है ना। तो टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। इन्हें टोडी और टूडा के नाम से भी जाना जाता है। इन लोगों का दावा है कि यह आर्यों के वंशज हैं। किसके वंशज है? आर्यों के। टोडा जनजातियों का दावा है कि मैं आर्यों का वंशज हूं। आर्य कहां से आए थे? फटाफट कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, ठीक है। कहा गया इनका मुख्य व्यवसाय पशुचारण है। क्या है? पशुचारण। तो ये लोग क्या करते हैं? पशुओं को चरा कर लाते हैं, मतलब पशुचारण कराते हैं ना, पशुचारण कराने जाते हैं। टोडा जनजातियों में बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। तो टोडा जनजातियों में भी है, और एक जनजाति में और मैंने बताया था। बताइए कमेंट बॉक्स में मैंने किस में बताया था। आगे चलते हैं। जारवा जनजाति भारत की सर्वाधिक कहा गया आद्य जनजाति जारवा है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान द्वीप और मध्य अंडमान द्वीप पर निवास करती है। इनके आवासीय क्षेत्रों को मानवीय गतिविधियों के लिए निषिद्ध घोषित कर दिया। मतलब यहाँ पर जो आपकी जारवा जनजाति बड़ी खतरनाक जनजाति है। अगर यहाँ पर मनुष्य चला जाए ना तो वापस नहीं आ सकता। एक बार कई विदेशी एक आए थे ना, और बिना भारत सरकार के इजाजत के बगैर जारवा जनजाति के क्षेत्र पर चले गए थे। बिना भारत के मतलब इजाजत के बगैर वो घूमने टहलने के इरादे से आए, और जो आपके अंडमान निकोबार जहां पर दक्षिणी अंडमान द्वीप और मध्य अंडमान के द्वीप पर निवास करती हैं, इस क्षेत्र पर बिना मतलब ऐसे तो घूमने फिरने आए थे, बिना भारत सरकार की इजाजत के बगैर चले गए। और जब यहाँ पर चले गए तो व्यक्ति बचा ही नहीं था। बहुत दिन खोजबीन हुई, बाद में मतलब पता चला, जैसे कहते हैं ना कि यहाँ गया वहां गया,
तो उससे अनुभव लगाया गया कि ये इन जारवा जनजाति के निवास क्षेत्र पर चला गया था, इसलिए वापस जिंदा वापस ही नहीं आया। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है आपका, कहा गया है कि भारत में ओंगे जनजाति के लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लघु अंडमान द्वीप के पश्चिमी हिस्से में अधिवासित है। यह निग्रिटो प्रजाति के हैं। कौन से प्रजाति के हैं? तो निग्रिटो प्रजाति के हैं, ठीक है ना। कहा गया है आपके शोम्पेन सेंटेनेली जनजाति भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती। कई बार मैंने यहाँ पर चर्चा की है आपकी कि आपकी जैसे जारवा है, शोम्पेन है ना, ओंग है या ओंगे है या आपके सेंटेनेली है, ये जनजातियां आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही पाई जाती हैं। कहा गया शोम्पेन जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। यह आपके मंगोलाइड प्रजाति के है। किसके? मंगोलाइड प्रजाति की है। कहा गया आपके सेंटेनिली जो प्रजाति है यह उत्तरी सेंटिनेल द्वीप में निवास करती है या करते हैं, या ग्रेट अंडमान द्वीप में पाए जाते हैं। ग्रेट अंडमानी जनजाति अंडमान द्वीप में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट। नागा जनजाति, नागा जनजाति आपके नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। नागा जनजातियां भूमिंग कृषि करती हैं। कैसी? भूमिंग कृषि, जूमिंग कृषि होगा भाई, जूमिंग कृषि करती हैं। क्या करती हैं? जूमिंग कृषि करते हैं तथा अधिकांशतः नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। तो नागा जनजाति जो है तो आपकी क्या, ये आपके नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं और ये लोग भी झूमिंग कृषि करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया झारखंड की अन्य जनजातियों में ओरांव, हो, भूमिज, खरिया, सोरिया, कहा गया बिरहोर, खोंड, खरवार, असुर, बैगा आदि ये आपकी झारखंड की हैं मुख्यतः हैं। राजस्थान की, अब यहां से अलग है, राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में भील, कौन सी? भील, मीणा, सहरिया, कहा गया गरसिया, कहा गया दमोर, पटेलिया आदि हैं। तो अगर राजस्थान की पूछी जाए तो इसमें आपकी भील, मीणा, सहरिया, गरसिया, दामोर, पटेलिया ये सब पाई जाती है राजस्थान की। अगर कहा जाए भारत की सबसे पढ़ी लिखी जनजाति अगर कोई है तो वो मीणा जनजाति है, जो राजस्थान में निवास करती है। सबसे पढ़ी लिखी जनजाति के रूप में जाना जाता है मीणा जनजाति को, जो अब बड़े उच्च उच्च पदों पर भी है निवास करती है। आगे कहा गया चांग्या तिब्बती प्रजाति समूह की अर्ध खानाबदोश जाति जो मुख्यतः लद्दाख के जास्कर क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो आपकी चांग्या तिब्बती प्रजातियां जो हैं, चांग्या तिब्बती प्रजाति समूह की अर्ध खानाबदोश जाति है, जो आपके मुख्यतः लद्दाख क्षेत्र में, जो बार बार ये चर्चा आपको इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि ये आपका यूटी बन चुका है, बार बार हम आपको ये दिखाते। तो ये तो थी आपकी व्याख्या, क्या थी? आज की पूरी की कहानी, कैसे भारत की प्रमुख जनजातियां हमारे भारत में निवास करती हैं। लेकिन इनसे संबंधित बने पीवाईक्यू के बारे में चर्चा करेंगे तो आप हाँ, अच्छा अभी और है, ठीक है ना। कहा गया विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह। अब कुछ जनजाति विशेष रूप से कमजोर हैं और जो विशेष रूप से कमजोर होते हैं उनको अलग से आरक्षण संरक्षण दिया जाता, अलग से दिया जाता है। जैसे कहा गया भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह की संख्या 75 मतलब 75 है। इन्हें पहले आदिम जनजाति समूह कहा जाता था। भारत के 18 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह निवास करते हैं जो निम्नलिखित है। आइए देखते हैं इनको। तो पहले बताया गया कि ये किस तरह से कमजोर हैं, तो देखते हैं। कहा गया है प्रौद्योगिकी के पूर्व कृषि स्तर पर कमजोर है, स्तर अथवा घटी हुई जनसंख्या पर कमजोर है, ये बहुत ही कम साक्षरता है इनमें। कहा गया अर्थव्यवस्था की जीवन निर्वाह इनमें बहुत ही कम पाई जाती, मतलब जीवन निर्वाह ही नहीं है, जल्दी इनकी मृत्यु हो जाती, इस तरह की बात। आगे कहा गया है देखिएगा, तो इनमें कमजोर में ये आती है। मैंने जैसे कहा कि यहाँ पर कितने राज्य हैं, तो 16 राज्य, 18 राज्य, कितने? 18 राज्य प्लस एक के शासित प्रदेश आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे आते हैं। अब यहाँ पर आपके राज्य हैं जैसे आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना, मतलब आंध्र प्रदेश जो पूरा पहले था तेलंगाना से पहले, तो यहाँ पर आपकी कहा गया बोडो,
गड़बा, बोडो पोरजा, चेचू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहा गया डोंगरिया खोंड, है ना, कहा गया गुटोब गड़ाबा, ठीक है ना, खोंड पोरजा, ठीक है ना, कहा गया कोलम, कहा गया कोंडा रेड्डी, कोंडा कोंडो सवारा, है ना, और आपका कहा गया कुटिया खोंड, है ना, कुटिया खोंड, कुटिया मत पढ़ लेना भाई, हाँ, कुटिया खोंड, कहा गया पारंगी, पुरोजा, भोटी, ना, थोटी बोटी, ना। तो ये आपकी प्रमुख रूप से विशेष कमजोर है ना। आगे बिहार में, बिहार से ही कट कर बना था आपका झारखंड, तो झारखंड सहित असुर, बिरहोर, कहा गया बिरजिया, है ना, पहाड़ी खरिया, कोरबा, माल पहाड़िया, है ना, कहा गया सौरिया, पहाड़िया, परहिया, सवर, ये सब आपकी कहा गया है, बिहार की है। गुजरात की, तो गुजरात में आपका क्या गया, कथोड़ी, है ना, कोतवालिया, पधार, सिद्धि, कोलगा, ये है। कर्नाटक की आती है जेनु, कुरुबा और कोरगा, कोरोगा, ठीक है ना। केरल में आती है आपकी, कहा गया है चोला, चोला नाई नाई कयन, चोला नाई कयन, कदार, है ना, और आपकी कुरुम्बा, ये इंपॉर्टेंट है। कोरोगा भी आप एक याद कर लो। मध्य प्रदेश जो छत्तीसगढ़ सहित है, छत्तीसगढ़, है ना, तो आप इसको याद रखना, जैसे अबुज, मरिया, बैगा, भरिया, पहाड़ी, कोरबा, शहरिया, बिरहोर, ये इंपॉर्टेंट है। आगे महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में आपका कटकरिया या इसी को कठोठिया, कोलम, मरिया, ये कहा जाता है। मणिपुर की जैसे मारम नागा, और आपके उड़ीसा की जैसे बिरहोर, है ना, बोडो, डिडाई, है ना, डोगरिया, खोंड, जुआंग, खरिया, कुटिया, है ना, इस तरह की ये जितनी भी जनजातियां ये क्या विशेष रूप से कमजोर है। राजस्थान में सहारिया कमजोर है, ठीक है। तमिलनाडु में आपका कट्टू, कट्टू नायकन, ना, कोटा, कुरुम्बा, इरुलर, है ना, इस तरह के। और टोडा जनजाति भी आपकी विशेष रूप से कमजोर है, जो तमिलनाडु के नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। त्रिपुरा में रियांग आती है। और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित जो बुक्सा राजी आती है, कौन सी आती है, बुक्सा और राजी आती है। पश्चिम बंगाल में आपकी कौन सी आएंगी, तो आप कहेंगे बिरहोर, और आपका लोथा और टोटो आती है। कौन, बिरहोर, लोथा और टोटो आती है। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर पश्चिम बंगाल के नीचे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट अंडमानी, यहाँ पर आप लिख लो ग्रेट अंडमानी आएगी ना, जारवा आएगी, ओंगे आएंगे, सेंटिनलीज आएंगे, और आपका सौम्पेन आएगा। इंपॉर्टेंट। अब आपके यहां से प्रश्न शुरू हो जाते हैं। जो मैंने ये लास्ट में बताया, इन्हें आप नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, लेकिन आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाली याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी कमजोर है। तो जितनी वहां पाई जाती है लगभग सभी कमजोर है, ठीक है ना। जैसे आपकी वहां पर ग्रेट अंडमानी पाई जाती, जारवा, ओंगे, है ना, सैम्पेन, और आपका सेंटिनली पाई जाती है। तो ये सारी की सारी विशेष रूप से कमजोर हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे एक दो प्रश्न कराएंगे, बाकी कल ही कराएंगे क्योंकि लेक्चर लंबा होता जाएगा। तो पहला प्रश्न है, जारवा जनजात कहाँ की, कुकी जनजात, थारू जनजात और गोंड जनजात कहाँ की है। तो जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे ये कहाँ की है। चलिए, तो जारवा जनजाति अभी मैंने बताया अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। कुकी जनजाति आपके मणिपुर की है। कहाँ की है, मणिपुर की है। और आपका थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की, और गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की है। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की है। कहाँ की, मध्य प्रदेश की। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है, ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल, अस्थित छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इसका संदर्भ है, कहा गया नार्डिक आर्यों से, ऑस्ट्रियाई जनों से, या आपका निग्रोसम से, या मंगलायट जनों से। तो क्या सही उत्तर होगा, तो आप कहेंगे मैंने आपको बताया था मंगलायट जनों से होंगे। क्या होंगे, मंगलायट जनों से। आगे बढ़ते हैं। कहा गया उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है। तो उत्तर पूर्वी में, तो आप कहा गया दिनारिक, मैंने दिनारिक बताया है क्या आप सभी लोगों को। उसके बाद कहा गया है मेडिटेरियन नियन, ये भी नहीं बताया। मंगोलाइड बताया है क्या। कहा गया प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड,
तो इनमें से मैंने आप सभी लोगों को उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी बताई है, उसको आप सभी लोगों को उत्तर देना है। जल्दी से बताएं कौन सी होगी। तो हमने आप सभी लोगों को मंगोलॉयड की चर्चा पर चर्चा यहाँ पर की थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहा गया भारत की निम्नलिखित में कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, कहा प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से संबंधित है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार चर्चा भी इसकी कर रहे हैं कि ऐसी जनजातियां पूछी जाती हैं। कहा गया है इरुलर, खासी, संथाल, थारू। तो कौन सी आपकी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड के अंतर्गत आती है? जल्दी से बताएं किस प्रजाति से संबंधित है, आप सभी लोग बताएं। तो कौन सी होगी? थारू जनजाति होगी, बताएं। थारू होगी क्या? क्या लगा दें? थारू लगा दें क्या? खासी लगा दें क्या? अरे मैम संथाल भी बोल दीजिएगा। क्या होगा? जो आपकी राष्ट्रपति वर्तमान में है जिस जनजाति की, और ये संथाल आपका परगना कहां पर आता है? तो झारखंड में। इसको चपका के एकदम याद करके रखिएगा। पांचवा सवाल और आज का लास्ट करते हैं, आगे फिर आपको कल बताएंगे क्योंकि क्लास लंबी होती जा रही है। भारत के निम्नलिखित भागों में कहा गया द्रविड़ियन प्रजाति, मतलब द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? दक्षिण भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में, उत्तर पूर्व भारत में या उत्तर भारत में? फटाफट आप सभी लोग बताएं कहां पर ये जनजातियां पाई जाएंगी। तो अगर आपकी द्रविड़ियन प्रजाति या द्रविड़ियन प्रजाति की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है दक्षिण भारत की बात हो रही है। तो ये क्लास आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और अगली क्लास जैसे कि आप सभी लोगों की कल फिर से इसी को कंटिन्यू रखेंगे। अभी इसमें 90 प्रश्न है, लगभग 90 से 90 के आसपास क्वेश्चन है और सारे के सारे कराएंगे। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, पहले इसे रिवीजन कराएंगे फटाफट आकर के थोड़ा सा, और फिर प्रश्नोत्तरी कराएंगे। अभी ये आपके 5 क्वेश्चन कराते हैं। अगली क्लास फिर आपकी अगली नेक्स्ट डे आएगी। तब तक आप सभी लोग खुश मस्त जबरदस्त रहिएगा। मिलते हैं तब तक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।